साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जनरल साइंस की T20 सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर रोज करते हैं और इन क्वेश्चन को हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखा गया है। आशा करते हैं इन क्वेश्चनों से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। चलो ज़्यादा समय ना लगाते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए उपकेंद्रण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी अपवहन। तो वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फिनोमिना पे काम करती है और हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपकेंद्रण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी समान गति से नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी त्वरण के साथ नीचे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि वास्तविक भार से कम कब होता है, कम कब होगा जब जो लिफ्ट है नीचे की तरफ जा रही होती है तब कम होता है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि ऑप्शन में कहीं समान गति वाला ऑप्शन दिया है तो सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि समान गति से वास्तविक भार लिफ्ट का जो फिनोमिना होता है वो एक्सेलरेशन के ऊपर कार्य करता है। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण के साथ कार्य करता है। तो जब त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही होती है लिफ्ट, तो जो व्यक्ति का भार होता है, प्रत्यक्ष भार होता है, वो वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। अगर इसका उल्टा कर दें हम, यानी त्वरण के साथ ऊपर जा रही होती है, तो जो भार है वास्तविक भार से और अधिक महसूस होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण के साथ जब नीचे जा रही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत तो प्रेशर से रिलेटेड था, ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। ऑप्शन बी दिया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। गुरुत्वाकर्षण के नियम से पानी की सुई के डूबने या तैरने का कोई रिलेशन है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी आयतन के बराबर की पानी को डिस्प्लेस कर देता है तो वो तैरने योग्य हो जाता है। तो जो जहाज है वो अपने भार के बराबर जो है पानी को डिस्प्लेस करेगा, जिसके कारण वो तैरने लग जाता है। तो ये जो सिद्धांत है आर्किमिडीज ने दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए दिया गया है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ऑप्शन सी है उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। देखो, जब एक पानी के गिलास में हम बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं, मान लो ये है एक पानी का गिलास, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे ना, तो क्या होगा, स्तर पहले ही ऊपर बढ़ जाएगा। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो जितना इस बर्फ़ का आयतन है या जितना इसका वॉल्यूम है तो वो उतना ही स्थान घेरेगा। तो जो पानी का स्तर है जितना पहले बढ़ा था बर्फ़ डालने के बाद, उतना ही बाद में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताता है? भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी वही रहेगा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी अधिक छोटा। तो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है, फ्लेम जो रहती है, वो राउंड हो जाती है यानी गोलाकार हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, गोलाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? नहीं है बोला गया है, तो ध्यान देना है। ऑप्शन ए है बल यानी कि फोर्स, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। तो आप सभी को पता है जो बल होता है यानी फोर्स जो रहता है वो किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी केजी इसकी यूनिट होगी, इंटू में एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन मीटर है वो किसकी इकाई नहीं है? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी बल इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पे क्या इफेक्ट आता है? ऑप्शन ए उनकी चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी उनका भार घट जाएगा, ऑप्शन सी उनका भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं, किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो अणु होते हैं, उनकी चाल बढ़ जाती है। हीट वेव मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट एडिशन करेंगे तो उसके इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं जो वो उनकी चाल में
इंक्रीमेंट होता है यानी उनकी चाल बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? हीट का यूनिट बताना है हमें, कौन सी नहीं है बोला गया है। ऑप्शन ए कैलोरी, कैलोरी तो हीट की यूनिट होती है। ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी किलो कैलोरी। तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो होती है ये टेम्परेचर की यूनिट है, ना कि हीट की यानी उष्मा की। उष्मा की यूनिट नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस। कैलोरी, जूल और किलो कैलोरी तीनों हीट की यूनिट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या इफेक्ट आता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ना घटता है ना बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी झरने से या किसी हाइट से अगर जल को नीचे गिराया जाता है तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन ए समुद्र तट पर, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई पर। तो आपको पता है हाइट बढ़ने के साथ साथ किसी भी लिक्विड लगा लो या किसी भी मैटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर हाइट बढ़ेगी तो किसी चीज़ को पकाने में या किसी खाने को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इन ऑप्शंस में ये फाइंड आउट करोगे कि इन ऑप्शनों को देख के किसकी हाइट ज़्यादा लग रही है। तो इन चारों ऑप्शनों में से माउंट एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसलिए चावल को पकाने में सबसे ज़्यादा समय माउंट एवरेस्ट पे लगता है, क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ज़्यादा है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी एंड वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमांक बिंदु, ऑप्शन बी त्रिक बिंदु, ऑप्शन सी क्रांतिक ताप, ऑप्शन डी कवंथनाक। तो आपने जो वीडियो के डिटेल लेक्चर कराए थे हमने, टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर वाला जो यूनिट थी हमारी, उसमें हमने एक ट्रिपल पॉइंट पढ़ा था। उस पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी त्रिक बिंदु। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी तेजी से बढ़ेगा, ऑप्शन डी घटेगा। तो जब कोई लिक्विड होता है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी रहती है हीट को स्टोर करने की, और जब वो लिक्विड हीट अपना बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद जब लिक्विड स्टेट से वेपर्स की स्टेट में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, उसका तापमान घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि घटेगा। एक सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि घटेगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन ए पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन बी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन डी तुषार मुक्त परिक्षेत्रों में। तो निम्न तापी इंजन कौन से होते हैं? निम्न तापी इंजनों को क्रायोजेनिक्स इंजन्स भी बोला जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें यूज होने वाला फ्यूल, यानी ये जो इंजन होते हैं ये लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, जैसे 0 डिग्री से -150 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। इनमें जो ईंधन जो फ्यूल यूज किया जाता है वो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के इंजनों का जो प्रयोग किया जाता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भेजने में किया जाता है, यानी जिस रॉकेट से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो भेजे जाते हैं, वो उन रॉकेट की टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट का रीज़न बताना है हमें, किस कारण से डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो पाती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल वाष्प, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है धूलकण। तो जो वायुमंडल में धूल के जो कण प्रेजेंट रहते हैं उनके कारण डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, धूलकण। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। हमने अपने डिटेल लेक्चर में जो बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक था
स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो पढ़ा था। और मैंने ये भी बताया था कि जो रंगों से संबंधित है, जैसे कि आकाश का रंग नीला होना या दोपहर में आकाश के रंग का साफ हो जाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमा छा जाना वायु मतलब वातावरण में, वो किसके कारण होता है। ये रंगों से संबंधित जो क्वेश्चन थे इनका जवाब रहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्ण के कारण। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंद्रधनुष कितने रंग का होता है या इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई पड़ते हैं और इन 7 रंगों का जो पैटर्न होता है उसे विबग्योर का नाम भी दिया गया है, विबग्योर, इससे आप याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, यानी जो मिराज बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ऑप्शन सी परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी विसरण, जिसे डिस्पर्शंस कहते हैं। तो मृग तृष्णा या मिराज के बनने का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना में सबसे पहली लाइन ही यही थी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना संभव हो पाता है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम की आपको इनमें से पहचान करनी है कि कौन सा माध्यम सरल है, सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। तो जो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जब प्रकाश की किरण जाती है तब होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हीरे से कांच वाला जो है, यानी ये सबसे सघन माध्यम से विरल माध्यम का एग्जाम्पल है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन बी है उत्प्लावन। ऑप्शन सी जो रहने वाला है वो है अपवर्तन। ऑप्शन डी है परावर्तन। तो जो पानी में डुबोई हुई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है हमें, वो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण प्रतीत होती है। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए अमावस्या। ऑप्शन बी चुत्रांश चंद्रमा के दिन। ऑप्शन सी पूर्णिमा को। ऑप्शन डी किसी भी दिन। तो सूर्य ग्रहण कब होता है वो होता है आपका अमावस्या के दिन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं इन 20 क्वेश्चनों में से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। अगर आप इस वीडियो में दिए गए 20 क्वेश्चनों को ठीक नहीं कर पाए और आपके लिए ये क्वेश्चन नए लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार से फिर से रिपीट कर लो, ताकि आपके ये क्वेश्चन जो है माइंड में आपके बिल्कुल सेट हो जाएं। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से ही लगाए गए हैं वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सपोर्ट करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो लेके आने में और अच्छे क्वेश्चन पुटअप करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।